Good morning, friends. Today we will learn about adverb class. आज हम लोग adverb class के बारे में पढ़ेंगे। पिछले दो वीडियो में मैंने noun class और adjective class के बारे में विस्तार से बताया था और आज adverb class के बारे में विस्तार से बताएंगे। adverb class जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि adverb और class दो शब्दों का coinage है, दो शब्दों से मिलके बना है। तो यह जाहिर सी बात है कि क्लास जैसे काम करता है वह क्लास किस रूप में काम करता है। तो बताया गया था कि क्लास जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है वह तीन रूपों में काम करता है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। तो यहाँ एडवर्ब क्लास कहने मात्र से ही पता चल रहा है कि यह जो क्लास होगा वह एडवर्ब की तरह काम करेगा। जैसा कि इसके डेफिनेशन में लिखा है कि एन एडवर्ब clause is a group of words which contain a subject and a predicate of its own and does the work of an adverb। कि एडवर्ब क्लास शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, एंड डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, और जो एडवर्ब की तरह काम करता है। अगर हम फ्लैशबैक में आपको लिए चलते हैं तो आप जैसा कि आप सबको पता भी होगा कि एडवर्ब का डेफिनेशन क्या है। तो एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, एंड मोर रेयरली अ प्रेपोजिशन और कंजक्शन। तो तीन चीज़ें ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो कैसे काम करता है एडवर्ब और कैसे काम करता है एडवर्ब क्लास, यह दो सेंटेंस से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कम हियर, यहाँ आओ। कम वेयर आई एम, जहाँ मैं हूँ वहाँ आओ। तो वेयर आई एम यह पूरा का पूरा मॉडिफाई कर रहा है कम, क्योंकि ये वर्ब है और इस वर्ब को यह पार्ट मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए क्या है एडवर्ब क्लास। और कम हियर, यहाँ आओ, तो जो यहाँ यानी हियर शब्द है वह किसको मॉडिफाई कर रहा है, कम यानी वर्ब को। अब हम बात करते हैं कि एडवर्ब क्लास किन किन रूपों में कैसे कैसे काम करता है। चूँकि हम जानते हैं कि एडवर्ब भी कई प्रकार से काम करता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, डिग्री। जो नेचर एडवर्ब का होगा सेम नेचर एडवर्ब क्लास का होगा। तो उसके ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब क्लास इज 10। मैंने इसको कैटेगराइज किया है। पहला है टाइप, दूसरा है कौन से कंजंक्शंस लगेंगे इसमें और उन कंजंक्शन से कैसे वाक्य बनते हैं, इसको उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। तो जो यहाँ कंजंक्शंस दिए गए हैं वो सारे के सारे कंजंक्शंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं और वही ट्रिगर वर्ड हैं। किसी भी सेंटेंस में यह ट्रिगर वर्ड होता है कि आप उससे पकड़ पाते हैं कि वह कैसा संबंध बता रहा है। जैसा जो शब्द जैसा संबंध बताएगा उसी तरह का एडवर्ब क्लास होगा। उसी तरह का एडवर्ब क्लास होने से तात्पर्य है कि उसी तरह का उसका टाइप होगा, यानी वह टाइम हो सकता है, प्लेस हो सकता है, काज हो सकता है, पर्पज हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है, कंडीशन हो सकता है, कंसेशन और सपोजिशन और कंट्रास्ट हो सकता है और कंपैरिजन हो सकता है। तो हम वन बाय वन इन सबों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है टाइम, यानी एडवर्ब क्लास जो कि टाइम बताता है। इसमें कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगते हैं, मैंने इसको चार्ट में लिखा हुआ है। व्हेन, बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल, अनटिल, एज सून एज, व्हाइल, देन, ब्रैकेट में हार्डली, व्हेन, स्कार्सली, व्हेनेवर, एज लॉन्ग एज। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसको विस्तार से समझते हैं। Whenever you do a kind act, you please God। अब इसमें ट्रिगर वर्ड है whenever, जब कभी। whenever का तात्पर्य क्या है, जब कभी। जब कभी क्या, you do a kind work, kind act, जब कभी आप दयालुता का कार्य करते हैं। you please God, आप ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। तो इसमें मेन जो प्रिंसिपल क्लास है वह है कि यू प्लीज़ गॉड। ये अपने आप में पूर्ण अर्थ देता है, लेकिन जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है यानी जो एडवर्ब क्लॉज है, अगर इतना ही कहा जाए कि व्हेन एवर यू डू ए काइंड एक्ट, जब कोई आप दयालुता वाला कार्य करते हैं,
और इतनी कह के हम चुप हो जाएं तो वह पूर्ण अर्थ नहीं देगा, इसलिए यह यू प्लीज गॉड इस पर आश्रित है। अगला उदाहरण है कि एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट, जब तक आप ईमानदार हैं, यू विल नेवर कम टू ग्रीफ, आपको दुख नहीं होगा। तो इसमें ट्रिगर वर्ड है एज लॉन्ग एज, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और इससे यह जुड़ा हुआ है। अब इन दो वाक्यों में एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर ट्रिगर वर्ड यानी कंजंक्शन जो लगे हुए हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वो टाइम बता रहे हैं और उन्हीं से ये सेंटेंस शुरू किया गया। इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है कि यू प्लीज गॉड वेन एवर यू डू ए काइंड एक्ट। दूसरे को भी लिखा जा सकता है कि यू विल नेवर कम टू ग्रीफ एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट। तो दोनों लिखने के तरीके में क्या डिफरेंस है? हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में थोड़ा सा इस पर ध्यान नहीं दिया गया क्या, इसमें कॉमा का लोप हो गया है, लेकिन एक्चुअल सेंस में अगर आप बात करें तो जब भी ट्रिगर वर्ड्स यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो ये ऐसा रूल है कि यहाँ एक्ट के बाद कामा होना चाहिए कि व्हेन एवर यू डू ए काइंड एक्ट कॉमा यू प्लीज गॉड, और दूसरा है कि एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट कॉमा यू विल नेवर कम टू ग्रीफ। क्योंकि ये फैशन में ऐसा आ गया है इसलिए कामा का यहाँ लोप कर दिया गया है, लेकिन यह जानना आवश्यक है कि यहाँ कामा होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ कामा नहीं लगाते हैं तब भी यह सेंटेंस गलत नहीं माना जाएगा। दूसरा है स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। वाइल, यहाँ पर वाइल टाइम बताने वाला ट्रिगर वर्ड है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये पूरा का पूरा पार्ट वाइल द आयरन इज हॉट, व्हेन यू शुड स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। अगला है आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क ही रिलैक्स्ड इन एन इजी वे, इजी चेयर। आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, जब वो अपना पूर्ण कार्य कर चुका, ही रिलैक्स इन एन इजी चेयर, वह एक आराम कुर्सी पे रिलैक्स किया, आराम किया। तो यहाँ पर आफ्टर जो है ट्रिगर वर्ड है। अगला है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, प्लेस में कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं? वेयर, wherever, whence, whither। उदाहरण देखते हैं, the dog follows his master wherever he goes। डॉग अपने मालिक को अनुसरण किया, wherever he goes, जहाँ कहीं भी गया। यहाँ wherever ट्रिगर वर्ड है, यह दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है और चूंकि यह स्थान सूचक है इसलिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। अगला सेंटेंस है कि where there is a will there is a way। इसमें अंडरलाइन करना मैं भूल गया हूँ, आप समझ लीजिए कि देयर इज ए वे यह प्रिंसिपल क्लॉज है और देयर इज ए वे वहाँ रास्ता है। कहाँ? वेयर देयर इज ए विल, जहाँ चाह है, तो जहाँ चाह है वहाँ रास्ता है। तो यहाँ ट्रिगर वर्ड वेयर है। अगला है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज, कॉज को बताने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बिकॉज, फॉर, सिंस, एज, नाउ, दैट, कंसिडरिंग दैट, सीइंग दैट एंड दैट। सिंस टाइम भी बताता है और कॉज भी बताता है, अलग अलग यूज और अलग अलग सेंटेंसों में उसका नेचर बदल जाता है। इसमें एग्जांपल्स क्या हैं कि ही वेंट टू द बाजार बिकॉज ही वांटेड टू बाय ए बुक। ट्रिगर वर्ड है बिकॉज, बिकॉज किसको मॉडिफाई कर रहा है? वेंट को, कि बाजार वह क्यों गया? बिकॉज ही वांटेड टू बाय ए बुक। तो बिकॉज ही वांटेड टू बाय ए बुक यह पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है और किस रूप में काम कर रहा है? एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, इसलिए एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। सेकेंड वाक्य है कि आई एम हैप्पी दैट यू हैव डिसाइडेड टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। टर्न ओवर न्यू लीफ एक इडियम है, नया जीवन प्रारंभ करना। आई एम हैप्पी, मैं प्रसन्न हूँ। अब कह रहा है कि कारण क्या है? तो दैट यू हैव डिसाइडेड टू टर्न ए न्यू लीफ, तुम एक नया जीवन जियोगे, प्रारंभ करोगे। तो यहाँ दैट ट्रिगर वर्ड है और ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा है। चूँकि यहाँ हैप्पी जो है एडजेक्टिव है और किस रूप में यूज हो रहा है कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, प्रेडिकेट के रूप में यूज हो रहा है। चूँकि लिंकिंग वर्ब को तो दैट मॉडिफाई नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ हैप्पी को
मॉडिफाई कर रहा है। अगला है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। पर्पस में कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं? तो दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट जो कि निगेटिव सेंस में निगेटिव अर्थ देता है, निगेटिव सेंस में प्रयुक्त होता है। पहला सेंटेंस है कि वी ईट दैट वी मे लीव, हम खाते हैं, दैट वी मे लीव, हम जिंदा रह सकें, ताकि हम जिंदा रह सकें। तो हम जिंदा रह सकें यह उद्देश्य है। और कह रहा है ईट, खाना, इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ डैट किसको मॉडिफाई करा है? ईट को। और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है। तो यहाँ पर ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास है और एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये एडवर्ब क्लास है। अगला है मधु स्टडीज इन ऑर्डर दैट शी मे डू वेल इन लाइफ। मधु अध्ययन करती है ताकि अपने जीवन में वह अच्छा कर सके। तो यहाँ इन ऑर्डर दैट यह ट्रिगर वर्ड है और किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्टडीज़ को। इसलिए यहाँ पर यह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है और सबऑर्डिनेटिंग क्लास के रूप में एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। अगला है वॉक वेरीली लेस्ट यू शुड फॉल। वेरीली मतलब केयरफुली, वॉक वेरीली, सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो यहाँ लेस्ट जो है ट्रिगर वर्ड है और ये बता रहा है कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो पर्पज क्या है सावधानी पूर्वक चलने का? कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, इसलिए यह एडवर्ब क्लॉज है। अगला है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। इसमें कौन से कंजंक्शन होते हैं? सो दैट और सच। कभी कभी सच भी आता है, कभी सो दैट भी आता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं? शी राइट्स सो वेल दैट द टीचर प्रेजेज हर वर्क। अब रिजल्ट है, अब उसको रिजल्ट में क्या बताना है कि दैट द टीचर प्रेजेज हर वर्क, कि अध्यापक उसकी कार्य की प्रशंसा करते हैं। किस लिए प्रशंसा करते हैं? शी राइट्स सो वेल, वह अच्छा लिखती है। तो रिजल्ट क्या है? वो कि उसके काम को देखकर टीचर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। सो वेल डिड राम स्पीक दैट ही वॉज अपलाउडेड। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि लिखा है कि सो वेल डिड राम। अब इसको सीधा कर दिया जाए तो राम स्पोक वेल, राम स्पोक सो वेल। क्योंकि यहाँ इन्वर्जन है और यहाँ एडवर्ब चूँकि पहले आ गया है, तो जब भी इन्वर्जन होता है तो वेल पहले आ गया और उसके बाद हम लगा दिए डिड, और राम स्पीक दैट ही वॉज अपलाउडेड। तो अगर सीधा कर देंगे तब भी बात वही है, लेकिन चूँकि इन्वर्जन का मतलब होता है कि जिस सेंटेंस में आप फोकस करना चाहते हैं उसको पहले ला देते हैं। तो यहाँ है कि सो वेल डिड राम स्पीक, राम ने इतना अच्छा बोला दैट ही वॉज अपलाउडेड, कि उसकी प्रशंसा की गई। अब उसकी प्रशंसा की गई तो इस प्रशंसा करने का कारण क्या था? कारण यहाँ नहीं कहा जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? रिजल्ट। क्यों उसका प्रशंसा किया गया? रिजल्ट इसके पीछे क्या था कि वह अच्छा बोला, इसलिए। अगला है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में हम देखते हैं कि हाँ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इफ, अनलेस, वेदर, इन केस, whatever, had, should, were, provided, supposing that। यहाँ पर had I been there, this would not have happened। had के कई सारे सेंस होते हैं, लेकिन यहाँ had से तात्पर्य है यदि। had I been there, यदि मैं वहाँ होता, this would not have happened, यह घटित नहीं हुआ होता। कंडीशन बता रहा है कि यदि होता तो, कंडीशन है। अगला है अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो पहले से, अपेक्षाकृत, हार्डर शब्द दिया हुआ है, कंपैरेटिव में है। अनलेस यू वर्क हार्डर यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन। यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन यह मेन क्लॉज है, और जो अंडरलाइन रेड अंडरलाइन पार्ट है अनलेस यू वर्क हार्डर, जब तक तुम अपेक्षाकृत कठिन परिश्रम नहीं करते हो तुम फेल हो जाओगे। अगला है वर आई टू गिव यू 100 रुपीज़ व्हाट वुड यू डू विद देम, तुम उनके साथ क्या करते? तो यहाँ वर भी, यहाँ पर वर का तात्पर्य है इफ़, यदि मैं तुमको 100 रुपीज़ देता, व्हाट वुड यू डू विद देम, उनसे तुम क्या करते? अगला है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन और सपोजिशन। इसमें क्या है? इसमें कंजंक्शंस कौन कौन से यूज होते हैं? तो इसमें दो, ऑल्दो, इवन इफ, हाउएवर, व्हाटएवर,
या कंजंक्शंस यूज होते हैं, चूँकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और यही ट्रिगर वर्ड होते हैं किसी भी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में एडवर्ब क्लॉज को पहचानने के लिए। जिससे कहा कि इवन इफ वी हैव टू मेक सेक्रीफाइसेस वी मस्ट फॉलो द पाथ ऑफ राइटियसनेस। इवन इफ, यद्यपि, तो कंसेशन या क्या बता रहा है, यह विपरीत सेंस देता है। तो यहाँ जो लिखा गया है कि कंसेशन और सपोजिशन, इसको हम कंट्रास्ट भी कहते हैं कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, कंसेशन और सपोजिशन। तो यहाँ जो भी सेंटेंस होता है दोनों का आपस में एक कंट्रास्ट, विरोधाभास होता है कि वी मस्ट फॉलो द पाथ ऑफ राइटियसनेस। हम सही चीज़ को हमको फॉलो करना चाहिए, उसके रास्ता, सही चीज़ का जो रास्ता है, सही बात की जो रास्ता है, या हम ऐसा फॉलो कर रहे हैं जो चीज़ सही है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि इवन इफ़ वी हैव टू मेक सेक्रीफाइसेस, चाहे भी, यद्यपि हमें बलिदान करना पड़े, फिर भी हमको उसको फॉलो करना है। दोनों बातों में विरोध है। वॉट एवर यू मे डू, आप चाहे कुछ भी करो, नेवर कमिट सिन, कभी भी पाप मत करो। यानी पाप करना और कुछ भी करना, तो कुछ भी करना मतलब कुछ भी कर सकता है, उसमें गलती भी हो सकती है। तो कह रहा है दोनों बातों में विरोधाभास है। और यहाँ ट्रिगर वर्ड ऊपर वाले में इवन इफ है और यहाँ पर वॉट एवर है। अगला है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। आप देख रहे हैं कि इसमें ए और बी दो चीज़ें लिखी गई हैं। ए में है मैनर और बी में है डिग्री। तो मैनर, जब एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर जब बताना होगा तो उसमें जो कंजंक्शंस हैं वह एज, एज इफ, एज दो का प्रयोग होगा। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री बताना होगा तो उसमें एज, देन और द और डैश 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 द। अब उदाहरण देखते हैं। एज ए मैन लिव्स सो विल ही डाई। अब यहाँ ट्रिगर वर्ड एज है और यहाँ दूसरे में सो, दोनों चीज़ की तुलना करना है कि जिंदा रहना और मरना। तो इसमें जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है वो है एज ए मैन लिव्स सो विल ही डाई। तो एज ए मैन लिव्स, यह अंडरलाइन पार्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज है और किसको मॉडिफाई कर रहा है, यह सो विल ही डाई को, मतलब इस पार्ट में डाई को यानी मरने को मॉडिफाई कर रहा है। अगला है ही एक्टेड एज दो ही वॉज एनायड। ही एक्टेड, वह एक्ट किया, इस तरह से एक्टिंग किया, एज दो ही वॉज एनायड, मानो कि वह बहुत चिड़चिड़ा हो, नाराज हो, है ना। तो एज दो किसको मॉडिफाई किया, एक्ट को मॉडिफाई किया। अगला उदाहरण है कि ही इज़ एज टॉल एज राम। यहाँ कंपेरिजन कर रहा है तो डिग्री बता रहा है कि किस सीमा तक दोनों में आपस में तुलना हो रही है। तो ही इज़ एज टॉल एज राम इज़। एज राम इज़ क्या है, यह आश्रित है किस पर, ही इज़ एज टॉल पे। तो यहाँ चूँकि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है टॉल, इसलिए यहाँ पर एज किसको मॉडिफाई कर रहा है, टॉल को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ दो चीज़ों की आपस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। सीता इज शॉर्टर देन गीता। सीता क्या है, शॉर्टर है किससे, गीता से। तो यहाँ जो देन है यह ट्रिगर वर्ड है और किसको मॉडिफाई कर रहा है, शॉर्टर को। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि देन गीता इज ए सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और सीता इज शॉर्टर यह मेन या प्रिंसिपल क्लॉज है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एडवर्ब क्लॉज 8 रूपों में काम करता है। और फिर से मैं इसको रिकैपिचुलेट कर देता हूँ कि टाइम, प्लेस, कॉज, पर्पस, रिजल्ट, कंडीशन, कंसेशन और कंट्रास्ट और सपोजिशन, और अंतिम में कंपैरिजन। और 2 रूपों में काम करता है, मैनर और